Everyone safe? Broadly? Huh? No, I mean from COVID. I'm not, please, I don't mean from losing your jobs, I mean from COVID. No. So I want to, मैं आज जो किसानों की समस्या है, जो दिल्ली के चारों ओर हो रहा है, और बजट पे थोड़े पॉइंट्स रखना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। टुडे दिल्ली इज सराउंडेड by our farmers. They are the people who give us sustenance. They are the people who work for us. Why is Delhi being converted into a fortress? Why are we threatening our farmers, beating our farmers, killing our farmers? Why is the government not talking to the farmers? And why is the government not resolving this problem? This problem is not good for our country. It is not good for the peace and harmony in our country. It's not good for the future of our Kisans. They need clarity. The Prime Minister saying that the offer is still on the table to postpone these laws for 2 years. What does that mean? Either you believe that you need to get rid of the laws or you don't. So, I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible and the government needs to listen because Kisans are not going away. मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो ये किसानों पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। यह बजट 1% आबादी का बजट है। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। ये इसको ट्राई करते जा रहे हैं, 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी। ये रियलिटी है। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो
कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया। चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है फोर्सेस का है वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है। इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। मैं दोहरा रहा हूं, इससे देश को फायदा नहीं हो रहा है। इस समय फोर्सेस की कमिटमेंट 100% है। सरकार की कमिटमेंट 110% होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी सेना को चाहिए, जो भी हमारी एयरफोर्स को चाहिए, जो भी हमारी नेवी को चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है कि सर्दी में लद्दाख में हमारी सेना खड़ी है और आप उनको पैसा नहीं दे रहे हो? ये कौन सा नेशनलिज्म है? अब आप सवाल पूछिए। Thank you, sir. I'll come one by one. अच्छा, I've got parliament, so we have to have a slightly limited interaction. I'll. ANI, Siddharth. सर, प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा आपने बात किया, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं? क्योंकि जब भी हुआ है, प्रधानमंत्री की एक ही बात है जो पब्लिक डोमेन में आई है, उनका उसके ऊपर व्यू। आर यू सेटिस्फाइड विद द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस? डू यू थिंक No, what view? the view which he has said that कि कृषि मंत्री ने जो कहा एक फोन कॉल की दूरी पर है, तो आप इस चीज से सेटिस्फाइड हैं उनके से? नहीं, द व्यू दैट वो जो ऑफर था उसको वो टेबल पे है, वो व्यू। जी, और ये भी उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर है, किसान संगठन चाहे तो बात कर सकते हैं। नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों की इशू क्या है? किसानों की इशू ये है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। देखिए हुआ क्या, सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की। आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो। वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो 1 फोन कॉल हो गए। मतलब क्या 1 फोन कॉल हो गए? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री। और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था उसको भी आपने तोड़ दिया। उमा शंकर जी। राहुल, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्वीट करके किसान जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अपना समर्थन जताया है। उस पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है कि ये जो है ये सही नहीं है और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है इन सब तथ्यों को। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ट्वीट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। थैंक यू। पीटीआई संजीव सिंह।
Oh, absolutely. 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 The reputation of India has taken a massive hit. Not only on how we are treating our farmers, on how we treat our own people, how we treat journalists. It's taken a massive hit. Our biggest strength, you can call it soft power, has been shattered by the BJP and the RSS. Their mindset. Ashish from ABP. So why don't you ask, because Pallavi asked last time, so you ask. Okay. किसानों को जिस तरह से टेररिस्ट बोला जा रहा है, फेमस फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनावत शी अगेन ट्वीटेड एंड सेड कि ये टेररिस्ट हैं. हम दोनों का ही सवाल है सर, इस पे आप क्या कहें? And also the narrative which is being built up. No, I said. Fighting for the farmers, you are being anti-national, and they are also being attacked. The farmers associations are also being attacked. तो आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है, मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं, मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं. ये किसान हैं, अपना हक मांग रहे हैं. सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो. जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो. किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो. Anand from India Today. Some 120 farmers have been booked so far by the Delhi police under serious charges like sedition and UAPA. Farmer unions claim that some more are missing, still missing. Yeah. They don't know where they are, their whereabouts are not known. What is your opinion of what happened on the 26th of January at the Red Fort when a flag was hoisted? Those who hoisted have still not been apprehended by the police. In my last press conference, I said I want to understand who is the person responsible for letting those people into the Red Fort. The Home Minister needs to explain to us what he was doing and why these people entered the Red Fort. That's the explanation that I want to hear. Thank you, sir. Can we go to Mausami from March? Okay, why don't you ask first? statement है, उसमें भी कहा गया है कि गणतंत्र कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो इसके पीछे हैं, और गणतंत्र दिवस पर जो भी लाल किले पर हुआ. देखिए, ये डिस्ट्रैक्शन करने की बीजेपी का तरीका है. फैक्ट ऑफ द मैटर है, अगर लाल किले में किसी ने गलत काम किया तो वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है. होम मिनिस्ट्री का काम है कि उन लोगों को रोकें और उन पे एक्शन लें. होम मिनिस्ट्री को समझाना चाहिए कि वो अंदर घुसे कैसे. बेसिकली इफ यू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर, essentially what has happened is that the government is now unable to control the situation. The governance of this country, they are basically unable to handle it. And their incompetence is now coming to the fore. They have messed up the economy, they have messed up the harmony, they have messed up the defense, and they want to keep distracting India with non-events. I am saying that the country is in a dangerous position. I am seeing that the world is in flux. I am seeing that we have an aggressive China on the border. They have a clear vision of what they want to achieve. We do not have one. We are completely unclear about what we want to achieve. And it is dangerous for the country. When you have a situation on the border like this, you are destroying your economic structure, you are weakening your economic strength. It is dangerous for the country. Like I said in February, COVID is dangerous for the country. I was ridiculed. I am saying it again. The conditions that we are going through are dangerous for the country. The country requires the Prime Minister to take strict, quick action. It requires that the Prime Minister puts money immediately into the hands of our people
and starts the economy. It requires that he protects the small and medium businesses who give us jobs. None of that is happening. And it requires, a clear message to China that you cannot do this with us. You cannot be sitting inside our land and expect that nothing's going to happen. This country is lacking leadership. There is no leadership in this country anymore. There's just talk. There is no understanding. There's no strategy. The thing has come apart. Now, of course, what is there is a media that is controlled. And so, reality of what is going on is not coming out. But believe me, that Maya is going to break. नमन और धन्यवाद कि एक छोटे से नोटिस के अंदर आप लोग आज इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपलब्ध हुए। बंधुगण, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस वार्ता है, उसका शीर्षक है राहुल, रिहाना और रैकेट। राहुल गांधी कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 दिन से कुछ लोग हम में से जान गए हैं कि रिहाना भी कौन है, परसों तक नहीं जानते थे बहुत लोग। और रैकेट, ये रैकेट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा बहुत पहले से अनेकों विषयों पे चलता आ रहा है, उसे हमने रैकेट का नाम दिया है। और आज उसी रैकेट को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अभी चंद मिनटों पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने उसी अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी का परिचय राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा। कहीं ना कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की और साथ ही साथ पुनः किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो प्रयत्न राहुल गांधी ने कहा और किया, वो आज हमने देखा है। ये वही राहुल गांधी है जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि शहरों में आग लग जाएगी, देयर वुड बी फायर इन द सिटीज, स्लम्स में जाके लड़ाई होंगी। और कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट राहुल गांधी ने इस लड़ाई की हुई थी, उसका खुलासा पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने भी किया। आज ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी जी ने धमकाया कि कोई पीछे नहीं हटेगा, बातचीत में हम विश्वास नहीं रखते हैं। अरे राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान तो कह रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो आप उनके पैरोकार बन के उनके माध्यम से बातचीत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ये अपरिपक्वता है। उसका परिचय आज आपने दिया है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत की सरकार किलाबंदी कर रही है, सड़कों पर कील बिछा करके किलाबंदी कर रही है और ये लोकतंत्र में नहीं होता है। राहुल गांधी जी, याद करिए 26 जनवरी के दिन जो घटना हिंदुस्तान में घटा, पूरे विश्व ने देखा, हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से उसको गलत बताया और आप लोगों ने सवाल उठाया था कि आखिर दिल्ली की पुलिस रोकथाम क्यों नहीं कर रही थी, दिल्ली की पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिया, क्यों दिल्ली की पुलिस ने लाल किले तक तथाकथित जो लोग इस प्रकार से हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जो किसान नहीं थे, उन लोगों को क्यों लाल किले तक आने दिया दिल्ली पुलिस ने? यह सवाल राहुल गांधी का भी था, यह सवाल कांग्रेस पार्टी का भी था और अन्य विपक्षी दलों का भी था। आज अगर दिल्ली पुलिस, उसी दिल्ली पुलिस ने जिन्होंने 26 जनवरी को पेशेंस और संयम का परिचय दिया था, उसी दिल्ली पुलिस ने आज प्रिवेंटिव मेजर्स लिया है, उसी दिल्ली पुलिस ने आज एहतियातन कदम उठाए हैं, उसी दिल्ली पुलिस ने रोकथाम के लिए सारे बंदोबस्त किए हुए हैं, तो उसमें राहुल गांधी जी को क्या परेशानी है? मैं बताता हूं क्या परेशानी है। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो, ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं और सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से कि आखिर ये कैसे हो। आज हम सैल्यूट करते हैं दिल्ली पुलिस के जवानों को, जिनको देखने के लिए हमारे गृह मंत्री भी गए, जो खुद तो घायल हो गए, किंतु उन्होंने किसी को हताहत नहीं किया, उन्होंने एक गोली तक नहीं चलाई। आज अगर हमें, आपको, इस देश को बचाने के लिए उन्होंने कुछ प्रयत्न किया है, कुछ जतन कर रहे हैं, उस पर आप अभी से उंगली उठा रहे हैं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है, यह अपने आप में दुखद है। बंधुगण, एक सवाल मैं राहुल गांधी जी से और पंजाब के कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं।
कल पंजाब के कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया कि 122 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं 26 जनवरी में हिंसा फैलाने के कारण, उन लोगों को तुरंत रिहा किया जाए और उनको पंजाब की जो कांग्रेस है और सेंटर की कांग्रेस उनको लीगल एड देगी। सवाल उठता है, जिस दिन 26 जनवरी का ये घटना हुआ था, कुछ लोग लाल किले पे चढ़ गए थे, जहां झंडा नहीं फहराना चाहिए किसी और धर्म का, वहां केवल तिरंगे का स्थान है, वहां आपने उपद्रव किया था। उसके बाद ये तमाम नेताओं ने, राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंट्स और अपने लोगों को भेजा है हुड़दंग करने के लिए, यहां पर हिंसा फैलाने के लिए, ताकि किसानों का आंदोलन बदनाम हो जाए। सो दैट इन फैक्ट द किसान आंदोलन, द नेम ऑफ द किसान आंदोलन इज स्टार्ड, इज ब्लैकेंड। और आज जब वही हुड़दंगी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इनको रिहा कर दीजिए, तभी जाके बातचीत होगी। आप कह रहे हैं इनको रिहा कर दीजिए क्योंकि ये अच्छे लोग हैं। कैसे? आपको क्यों इतनी पीड़ा हो रही है? आप तो इन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता और एजेंट बता रहे थे। इनको तथ्यों के आधार पर, अगर दिल्ली पुलिस सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर, जो फुटेज जनता ने सामने रखी है और जो फुटेज पब्लिक कंजम्पशन के लिए, एविडेंसेस के आधार पर जो तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, उनके आधार पर गिरफ्तारी हो रही है। आप कह रहे हैं छोड़ दीजिए। अर्थात ये आप ही के लोग थे, अर्थात ये कांग्रेस पार्टी आप ही के लोग थे ना, जिनके लिए आप इतने चिंतित हैं और लीगल एड देंगे। वरना मैं तो नहीं मानता हूं कि इस देश में ऐसी कोई संस्था होगी जो अनार्की फैलाने वालों को, जो हिंसा फैलाने वालों को, और 26 जनवरी में जो दुर्घटना हुई थी, उनके साथ कोई भी संस्था खड़ी होगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है, क्या ये लोग आपके हैं जो आप इनके लिए लीगल एड देने के लिए तत्पर हैं? राहुल गांधी जी ने आज कहा, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं वो सेंटेंस लिख के लाया, उन्होंने कहा यह सरकार किसानों को मारना चाहती है। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, इस मंत्र के आधार पर काम करती है। किसी को मारना यह सरकार नहीं चाहती है। सब कैसे उभरे, सब कैसे आगे बढ़े, सब कैसे विकास करे, इसकी चाहत इस सरकार की है। किसान, मजदूर, मजलूम, महिला, युवक, सबके लिए किसानों की सरकार काम करती है। हमारी सरकार किसानों की भी सरकार है। और देखिए मारना क्या होता है, इसका आर्टिकल मैं निकाल के लाया हूं। 1998 में मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। अंधाधुंध गोली किस पर चली थी? किसानों की रैली पर चली थी। कितने किसान मारे गए थे? 28 किसान जलियांवाले बाग की तरह वहां भून दिए गए थे। राहुल जी, इसे मारना कहते हैं, इसे रौंदना कहते हैं, इसे डेमोक्रेसी को समाप्त करना कहते हैं। किसानों के लाशों के ऊपर आपने राजनीति की थी। आज आप हमारी सरकार को कटघरे में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे भ्रम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम मारना चाहते हैं, यह निंदनीय है। राहुल जी, केवल आप नहीं, एक और है रिहाना, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ना राहुल को मालूम है कुछ कृषि के बारे में, ना रिहाना को मालूम है कुछ कृषि के बारे में। पूछिए दोनों को, ये रबी क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। ना राहुल को मालूम, ना रिहाना को मालूम, मगर दोनों की आदत एक है, दोनों ट्वीट कर रहे हैं। आप बताइए कहां थे ये लोग जब महात्मा गांधी के स्टैच्यू को कैलिफोर्निया के अंदर अभी चंद दिनों पहले डेसिक्रेट किया गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और केवल भारतवर्ष के राष्ट्रपिता नहीं है। महात्मा गांधी पूरे विश्व के द अपोस्टल ऑफ पीस हैं, शांति दूत है पूरे विश्व के लिए। जब उनके धड़ को अलग कर दिया जाता है कैलिफोर्निया में, उनके स्टैच्यू के धड़ को, तो कोई भी इनमें से जो आज ट्वीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फिगर बने हुए हैं, उनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब 84 के दंगे हुए, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? हो सकता है उनका जन्म नहीं हुआ हो, मगर इनके जो इकोसिस्टम के लोग हैं, इनमें से किसी ने ट्वीट किया? किसी ने ट्वीट नहीं किया। जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 3 व्यक्तियों का नाम, मगर ये जो इकोसिस्टम है, उनमें से किसी ने कश्मीरी पंडितों के ह्यूमन राइट्स के लिए ट्वीट नहीं किया। और मैं पूछता हूं, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे, उनके हाथ कट गए, उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, उनको कूदना पड़ा खाई के अंदर, किसी ने इनमें से तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट किया कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है? किसी ने ट्वीट नहीं किया। और आज राहुल एंड रिहाना ट्वीटिंग। बंधुगण, ये राहुल गांधी जो रह के विदेश जाते हैं,
आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं, और ये खुलासा भी होगा, ये यूं ही विदेश नहीं जाते हैं। वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है। और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। आप सोचते होंगे हमें कैसे मालूम? हमने आपको कहा था ना कि चाइना से जाके चुपके चुपके मिलते हैं, बाद में सब कागज सामने आया। 2008 का एमओयू भी हुआ था, वो फोटो भी सामने आया मां बेटे का, शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, मां बेटे दाएं और बाएं खड़े थे, वहां भी जाके मिल के आए हैं चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके वहां भी जाके प्रोपेगेंडा करके आए थे। और आज चाइना चाइना कर रहे थे, डिफेंस बजट के बारे में बोल रहे थे। जितना डिफेंस बजट पे मोदी की सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है, मॉडर्न गैजेट्स के लिए जितने इस सरकार ने काम किया है, किसी पिछले सरकार ने उतना काम नहीं किया है। 10 वर्षों तक राफेल को आपने टाल के रखा। आज हमने बेंगलोर के एरो शो में राफेल को देखा, गरजते हुए देखा है। राहुल गांधी, आपने देखा आज राफेल को? आपने देखा नहीं, आपने केवल पीसी करके हिंदुस्तान की मनोबल को नीचे करने की कोशिश की है। बंधुगण, जो लोग प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हिंदुस्तान के लोकतंत्र के विषय में जानना होगा। India is a democratic country. These 3 farm bills were passed after due diligence, after due debate, after discussion, through a democratic process on the floor of Indian Parliament. ये इंडियन पार्लियामेंट में ये तीनों कानून पारित हुए हैं, डिस्कशंस के बाद, डिबेट के बाद। And who are the members of Indian Parliament? Duly elected member of parliaments of Indian Parliament, in fact, are the representative of ईच एंड एवरी इंडियन। 130 करोड़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों ने डिस्कशन करके ये कानून पारित किया। ठीक है, कानून पे मतभेद आपका था, सुप्रीम कोर्ट गए आप लोग, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस कानून को लेकर हमने एक कमिटी निर्धारित किया है, इस कमिटी के माध्यम से सुनवाई होगी। अब इस कमिटी के सामने सब प्रस्तुत हुए। आपके लिए पार्लियामेंट भी छोटा है, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं है। ये 3-4 लोग ट्वीट करेंगे, उसी ट्वीट के आधार पर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तौलेंगे। राहुल जी, रिहाना जी नहीं समझती हैं ये सब। कम से कम आप सोचने और समझने की क्षमता रखिए। वो नहीं जानती है इंडियन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मियां खलीफा नहीं जानती है सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में किस प्रकार से इस पूरे विषय को सुन चुका है, किस प्रकार से कमिटी की गठन हुई है, किस प्रकार इस कानून को लेकर 11 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं और तमाम आला मंत्री इन टॉक्स में थे। प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में 3 दिन पहले किस प्रकार का फिर से इस विषय का पुनरावृत्ति की कि आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। यह होता है लोकतंत्र। इसलिए इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, जो आज पूरा भारतवर्ष कह रहा है और आज हम भी कह रहे हैं कि इस प्रकार के झूठे अपवाद, इस प्रकार के झूठे प्रोपेगेंडा से हम सबको बचने की आवश्यकता है। और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं जैसे राहुल गांधी, इस प्रकार की भ्रम फैलाने की कोशिश वो ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप। यस मैम। विनीत, Let me amend the statement of Rahul Gandhi when he says that this country is lacking leadership. I firmly believe what he wanted to say was Congress lacks leadership. This country has leadership. And the people of this country have duly elected a leader called Narendra Modi as their Prime Minister. And I'm proud to state that Narendra Modi ji is not just the leader of India. In fact, in surveys after surveys, it has been aptly proved that Mr. Modi is a global leader today, and almost all the leaders of the world, in fact, have accepted him as a global leader. So Rahul Gandhi needs to introspect. He needs to find a leader for the Congress party or become the president of the Congress party first. विनीत, नहीं, मुझे तो नहीं पता उनका इशारा किसकी तरफ था। वो ABCD सीख रहे होंगे, उसमें M में पहुंचे होंगे अभी, तो M के बारे में लिख दिया है। वैसे तो अब खराब किया, आज तो सुबह से वो मियां खलीफा के बारे में अच्छा बोल रहे हैं कि
फिर उसका भी नाम तो एम से शुरू होता है, तो वो तो डिक्टेटरशिप के खिलाफ लिख रही थी आज। हाँ, मनमोहन सिंह का नाम भी एम से शुरू होता है, और ऊपर से आप क्या महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, एम फॉर महात्मा, एम से डिक्टेटर होता है क्या? महात्मा गांधी को वो डिक्टेटर कहना चाहते हैं? To the first question, as far as Rahul Gandhi, the first question was on Rahul Gandhi and? The first question was the discipline force of Delhi police. See, as far as the first question, whether Rahul Gandhi is speaking against the discipline force of Delhi police, I would say that Rahul Gandhi has never spoken in favor of any uniformed force. Remember, Rahul Gandhi in the yesteryears also had raised questions on the Indian Army when the Indian Army conducted surgical strike. After the airstrike as well, Rahul Gandhi had questioned the valor of Indian Air Force to the extent that some of the top officials of the Indian Army and the Indian Air Force then, if I remember correctly, in fact had to come out and had to give clarification that the airstrike and the surgical strike were right, and to call them surgical and cruelty, that was absolutely wrong. And today also, the person who has demeaned the Indian Army and the Air Force goes on to demean the Delhi police as well. They are also in uniform. They have been hurt. In what happened on 26th of January, they also have been hurt, grievously injured, many of them in the hospital today. So shouldn't you be sympathetic towards them? Don't these police officers have any kind of human rights? They also have human rights, as do the people who in fact tried to unfurl some other religious flag on the ramparts of Red Fort. They also have human rights. So this selectivism of Rahul Gandhi is something which needs to be called out. And as far as the Twitter account of Rahul Gandhi is concerned, I don't think comment on. He is free to tweet as long as it does not instigate the people. Of course, any responsible leader of this country needs to behave responsibility. The irony is, Rahul and responsibility never moves together. नहीं, इस पे तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरंभ में ही कहा, किलेबंदी के बारे में राहुल गांधी कहते हैं, देखिए किलाबंदी किसी किसान के लिए नहीं हुआ है, उपद्रवियों के लिए किलाबंदी हुआ है, और खुद किसानों ने भी माना है और ऑपोजिशन पार्टीज ने भी कहा है कि कुछ अवांछित तत्व बीच में घुस गए। अगर अवांछित तत्व कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट करने का प्रयास करे, उसके लिए रोकथाम करना ये दिल्ली पुलिस का कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रही है। इस पर किसी प्रकार से पुलिस के ऊपर आक्षेप उठाना ये उचित नहीं होगा। धन्यवाद।